हेलो वेलकम एट बाराबंकी डॉट वारजी। बाराबंकी डॉट वारजी में स्वागत है आपका। तो पाइथन की इस सीरीज में अब आगे हम बात करते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग को आप अगर सीख रहे हैं उसमें आपको सबसे पहला जो लेसन है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और मैं आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। तो वेरिएबल का यहाँ जनरल मीनिंग है। वेरिएबल वर्ड आया कहाँ से है? वेरिएबल वर्ड जो आया है वो आया है वेरी वर्ड से। राइट। वेरी वेरी मीन्स समथिंग दैट कैन चेंज। समथिंग दैट कैन चेंज। कोई चीज जो चेंज हो सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज मान लो हमने कह दिया कि जनरल मैथमेटिक्स में आप कहते हो एक्स की वैल्यू 1 है या वो एक्स की वैल्यू 10 है। ओके। तो इस हम एक्स इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं वाई इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वेरी की चेंज क्या हुआ, लेफ्ट साइड की वैल्यू। तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ये बात तो ध्यान रखना है। जो भी लेफ्ट साइड में होगा इक्वल टू के वो वेरिएबल होगा। तो एक्स की वैल्यू 10 थी, हमने इसको चेंज कर दिया, क्या लिख दिया y इक्वल टू 10। तो दैट मीन्स ये x से y है, ये चेंज हो गया। अब अच्छा होता क्या है जब हम लिखते हैं कोई वेरिएबल लिखते हैं x इक्वल टू 10, तो उस सिचुएशन में होता क्या है? ठीक है। उस सिचुएशन में होता यह है कि जो लेफ्ट पार्ट में है, लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या था x। तो x लेफ्ट पार्ट में है, दिस इज वेरिएबल। और 10 हमारा राइट पार्ट में है, दिस इज कांस्टेंट। इस चीज को देखना है। तो 10 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ओके। जो कि फिक्स है। कांस्टेंट फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। जबकि वेरिएबल हमारा बदल सकता है। यहाँ पे ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है। ओके। इसी तरीके से अगर हम लिख देते हैं कि x इक्वल टू 10 है, नहीं अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू 90। तो उस केस में क्या हुआ कि y लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 90। तो y वेरिएबल हो गया। y की जगह z भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट 90 90 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है? ऑलवेज लेफ्ट साइड में है। और कांस्टेंट की वैल्यू जो कि फिक्स रहेगी, ठीक है, वो हमेशा राइट साइड में रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। दूसरी चीज, क्या होता है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? क्या होता है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? तो जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं कि a इक्वल टू 10। राइट। a इक्वल टू 10 लिया। तो जैसे ही a इक्वल टू 10 लिया, मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट हो जाएगा, मेमोरी में एक एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। और ये एड्रेस इस तरह से कुछ होगा, ये ऑटोमेटिक एड्रेस एलोकेट होगा। a इक्वल टू 10 लिखा, दैट मीन्स मेमोरी में इसका एड्रेस हो सकता है 5000 हो। ओके। और ये एड्रेस, ये ऐसे समझ लो ये एक हाउस है और ये एक हाउस का एड्रेस है। तो हाउस किस नाम का है? हाउस किस नाम का है? हाउस का नाम है ए। हाउस का नाम है ए। और उस हाउस में रहता कौन है? उस हाउस में कौन रहता है? 10 रहता है। इस तरह से ये काम करता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि a इक्वल टू 10 था, तो क्या हुआ मेमोरी में? मेमोरी में ये हुआ कि एक एड्रेस एलोकेट हो गया ये। और ये जो एड्रेस एलोकेट होगा 5000, ये 50,000 भी हो सकता है, 65,000 कुछ भी हो सकता है। ये मेमोरी में ऑटोमेटिक एलोकेट होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो a इक्वल टू 10, a हमारा वेरिएबल हो गया और उसका एड्रेस मेमोरी में ऑटोमेटिक एलोकेट हुआ 5000। a की वैल्यू क्या है? 10। दैट मीन्स a में रहता कौन है? 10 रहता है। तो यहाँ पर a हमारा वेरिएबल हो गया, 10 हमारा कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। करेक्ट।
इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, दूसरा अगर कोई वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, तो आगे हम देखते हैं। दूसरा वेरिएबल हमने सपोज ले लिया कि सपोज b इक्वल टू 90, ठीक। तो b इक्वल टू 90 हुआ। अब आप सोचिए क्या, जैसे मैंने कैसे बताया, b इक्वल टू 90, लेफ्ट साइड में क्या है, बाई तरफ क्या है, इक्वल टू के बाई तरफ है b, ठीक। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और राइट साइड में 90 है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि एक ब्लॉक एलोकेट हुआ होगा, एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, उसका कुछ ना कुछ रैंडम एड्रेस होगा, हो सकता है उसका एड्रेस 8000 हो। और इस ब्लॉक, ये किसके लिए एलोकेट हुआ है, बी के लिए ये ब्लॉक एलोकेट हुआ है, ये ब्लॉक जो एलोकेट हुआ है बी के लिए, यानी ये जो हाउस है इसका एड्रेस 8000 है, लेकिन ये किसके लिए एलोकेट हुआ है, बी के लिए, ठीक है। अब इसमें रहता कौन है, इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि 90। तो ये हो गया b इक्वल टू 90। जब लिखते हैं तो मेमोरी में इस तरह से कुछ होता है कि एक एड्रेस एलोकेट होता है, उसका ऑटोमेटिक एड्रेस होगा, वो b के लिए एलोकेट होगा, b के लिए ये ब्लॉक क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू जो भी होगी ये है। तो यहाँ पे जो थंब पॉइंट है, थंब पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 1, वेरिएबल कैन चेंज, वेरिएबल कैन चेंज। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया a इक्वल टू 10, हो सकता है ये हो जाए b इक्वल टू 10, हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज ओके, b इक्वल टू 10, ठीक। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया a, और राइट साइड में इसके क्या है, कांस्टेंट 10 है, ठीक है। कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू, जरूरी नहीं 10 ही हो, वो 100 हो सकता है। तो 100 क्या है, फिक्स है, लेकिन ये ए को असाइन है, ठीक है। अब हो सकता है ये बी को असाइन हो सकता है ये हो, ओके। इसी तरीके से हमने कह दिया सी इक्वल टू 900 या 99, तो सी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 99। तो ये जनरल मैथमेटिक्स की तरह काम है। तो वेरिएबल कैन चेंज, यहाँ पे हमने देखा कि ए के लिए 100 था, उसको हमने उसकी जगह पे कर दिया b इक्वल टू 100, तो वेरिएबल हमारा चेंज हुआ, ए की जगह पर b आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम a की जगह b कर देंगे तो मेमोरी में भी a की जगह b नाम का ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और उसका अपना एक एड्रेस होगा। इसी तरीके से c के लिए हमने दे दिया, तो ये वेरिएबल चेंज हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, वेरिएबल इज ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा इक्वल टू के। और कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट इज फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, तो कांस्टेंट फिक्स होगा। और ये हमेशा किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा, कांस्टेंट हमारा राइट साइड में रहेगा। तो ये बात थी वेरिएबल की और कांस्टेंट की, करेक्ट। तो ये चीज को अब हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने फोल्डर जो बनाया था, हमने फोल्डर बनाया प्रोग्राम्स नाम का, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं cmd हमारा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट स्पेस दे के एंटर कर दिया, ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले का प्रोग्राम है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, सिंपली। और एक नया प्रोग्राम बनाना, तो ये हमारा फोल्डर है, यहाँ से हम नई फाइल ले सकते हैं। न्यू फाइल देखो लिख के आ रहा है, हमने न्यू फाइल ले लिया, हमने इसका नाम रख दिया वेरिएबल डॉट पाई, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट की कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो वेरिएबल डॉट पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले कमेंट दिया, डिक्लेयर अ वेरिएबल,
किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। तो सपोज कोई वेरिएबल है, हमने जिसको दे दिया a इक्वल टू 10, सिंपल। तो जब हम a इक्वल टू 10 लिखते हैं तो क्या हो रहा है कि एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में और उसकी वैल्यू 10 है। वेरिएबल इज ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड, वेरिएबल हमेशा बाईं तरफ रहेगा, कांस्टेंट हमेशा जो रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। और अगर आप इसके ऊपर माउस ले जाएं तो देखो ये क्या है, a लेफ्ट साइड में है, तो ये देखो यहाँ लिख के ऑटोमेटिक आ रहा है वेरिएबल की a वेरिएबल है, और उसके दाहिनी तरफ 10 है जो कि लिटरल वैल्यू है, जो कि फिक्स वैल्यू है, वो हमारा कांस्टेंट है। ओके, अब हम a की वैल्यू हमने मान लो सपोज कर लिया यहाँ पे प्रिंट करा दिया। वेरी सिंपल प्रोग्राम, a इक्वल टू 10, और इसे हम रन करा दिया। रन कराने का तरीका हमने बताया था कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमने रन कराया। कैसे हमने रन कराया इसको देखना है। यहाँ पे आएंगे, थ्री डॉट है, रन कमांड है, रन मेन्यू है, रन मेन्यू में लिखा है स्टार्ट डिबगिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेना है और आपका प्रोग्राम यहाँ से देखिए रन होके इसकी वैल्यू 10 आ गई टर्मिनल में। ओके, अब ए की जगह पे हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। अब ध्यान देना है, हमने b इक्वल टू 10 किया बट मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ, a को। तो ये ऑलरेडी एरर बताएगा कि a नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसे आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो अगर मैं इसे रन कराऊं, रन कराने के बाद क्या हो रहा है देखो, ये इस एरर को समझते हैं। नेम a इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर आ रही है, ये देखो रेड हो गया। नेम a इज नॉट डिफाइंड यानी a नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, कोई नहीं है। मैं इसे, तो अब ये वेरिएबल को हमने क्या किया, बी, बिकॉज बी ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसे हम रन कराते हैं, सिंपल, बी की वैल्यू हो गई हमारी, आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी कांस्टेंट वैल्यू है। अब मान लो एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, सपोज कर लो ए बी इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 900 है। अब इन दोनों वेरिएबल का यूज करना है, तो हमें अगर सिंपल प्रिंट करना है तो हमने दे दिया प्रिंट ए, ठीक। और इसी तरीके से हमने दे दिया प्रिंट बी, तो प्रिंट बी दे दिया, हमने रन करा दिया। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 900 है तो वो प्रिंट हो जाएगी। और एक वेरिएबल बी है, बी की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो हमने अलग अलग किया है। एक तरीका और हो सकता है कि अगर हमें ए और बी को साथ में प्रिंट कराना है तो हम ए कॉमा बी भी दे सकते हैं, तो सिंपली ये प्रिंट कर देगा। फिर से हमने इसको रन करा दिया, ठीक। तो देखे ए, तो जो पहले लिखा है उसकी वैल्यू 900 ये आ गई, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब क्या है कि हमारे कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, सिंपल रूल्स होते हैं कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करें। क्योंकि देखो, अब हर वेरिएबल हम ए बी सी डी ई इस तरह के नाम के वेरिएबल बनाएंगे तो प्रॉब्लम आनी है। क्यों प्रॉब्लम आनी है, उसकी वजह क्या है। प्रॉब्लम इसलिए आनी है कि अगर सपोज कर लो कि कोई घर है, ऐसे समझो दिस इज अ हाउस, और इस हाउस में एक ए नाम का एक कोई रहता है, ठीक है। और इस हाउस में एक बी नाम का रहता है कोई, और एक इसी नाम का एक और ए रहता है। ओके, सपोज कर लो कोई पर्सन बाहर से आता है, कोई पर्सन बाहर से आया और उसने आवाज लगाई कि प्लीज कॉल टू ए को बुलाओ। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कौन वाले ए को बुलाएं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही कौन वाले ए को बुलाएं। इस हाउस के अंदर कितने हैं ए नाम के लोग, दो लोग हैं। तो पहली चीज, वेरिएबल हमारा यूनिक होना चाहिए, वेरिएबल हमारा यूनिक होना चाहिए एक पर्टिकुलर लेवल तक। तो अब यहाँ पे ए नाम के दो लोग हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि ए को बुलाओ तो कौन सा ए आएगा, तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज, अब अगर ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह के हमारे वेरिएबल हमने ले रखे हैं तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमें एक मीनिंगफुल वेरिएबल लेना चाहिए। तो नेमिंग कन्वेंशन होता है, वेरिएबल के जो हमारे होते हैं नेमिंग कन्वेंशन होते हैं कि हम वेरिएबल के नाम कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन
वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स को कैसे डिफाइन किया जाए, क्या तरीका है और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। आप ABCDE नाम के वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है, इससे एक प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम ये होनी है कि जैसा मैंने बताया कि एक नाम के दो वेरिएबल हो गए, उनको याद करना एक बड़े प्रोग्राम में ये सारा टिपिकल प्रोसेस होता है, इसलिए हम मीनिंगफुल वेरिएबल लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है कि हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसी के रेफरेंस पे हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो इसको फिर हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो टॉपिक है हाउ टू डिफाइन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के नाम कैसे रखे जाएं, या फिर इसको कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, या इसको कहते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक, कि वेरिएबल का नाम रखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कौन से वेरिएबल को लिखने का तरीका सही है और कौन से वेरिएबल को लिखने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो एक बना लेते हैं। तो एक ये है हमारा जो तरीका सही है और जो तरीका गलत है। ठीक है, दो बॉक्स हम बना लेते हैं। ठीक है, तो राइट वे क्या है, व्हाट इज राइट वे। ठीक, राइट वे ऑफ राइटिंग वेरिएबल। ठीक, तो करेक्ट तरीका क्या है और रॉन्ग तरीका क्या है। ठीक है, रॉन्ग तरीका क्या है। तो अब अगर हम सपोज कर लो कोई वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं A=10, या हम कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम किसी की एज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर आदमी की एज इतनी हो तो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, कोई भी महिला पुरुष हो सकता है। तो हमने अगर ले लिया A=A और उसकी कुछ एज ले लिया, ठीक है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये तरीका सही हमारा नहीं है। इसे मीनिंगफुल हम बना सकते हैं, तो मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि अगर हमारा प्रोग्राम एज कैलकुलेट करने का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एज=18। काम दोनों करेंगे ऐसा नहीं है, बट मीनिंगफुल क्या है, इसको देख के लगता कि ओके एज=18। ठीक है, तो एक तो ये, तो पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए, वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, वो पॉइंट की बात है, मीनिंगफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, दैट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, वेरिएबल को देख के समझ में आ जाए कि हाँ, जो है हमारा जो भी वेरिएबल है उसका मीनिंगफुल तरीका होना चाहिए, जिसको देख के पढ़ के समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ के, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, चलेगा प्रोग्राम, ऐसा नहीं रन करेगा, बट ये ज़्यादा मीनिंगफुल तरीका है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी की सैलरी है, अब आप लिख देते हो S=, मान लो किसी की सैलरी 90,000 है, तो एस नहीं समझ में आ रहा है, ये मीनिंगफुल नहीं लग रहा, व्हाट इज एस। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख दें कि सैलरी=90,000, तो देखो ये मीनिंगफुल लग रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और वेरिएबल का नाम है सैलरी, और उसकी वैल्यू है 90,000, यानी सैलरी 90,000 है किसी की। तो ये मीनिंगफुल तरीका है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। वेरिएबल का नाम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आपका कोई नाम मीनिंगफुल होता है, जिसको देख बोलते ही समझ में आ जाता है, तो उसी तरीके से अगर किसी का नाम XYZ हो, तो उसे बुलाना, उसे कॉल करना क्या है, याद रखना मुश्किल होगा कि आखिर ये XYZ कौन है। ठीक है, नंबर टू जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल नेम को कोशिश करना चाहिए यूनिक रहे एक पर्टिकुलर एरिया में। अब मैं एरिया की बात आगे बताऊंगा। मान लो एक ही घर में ए नाम के 4 लोग हैं, तो क्या है, प्रॉब्लम होगी। अमित नाम के 4 लोग हैं, प्रॉब्लम होगी। जेम्स नाम के 4 लोग हैं, प्रॉब्लम होगी। कौन से जेम्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर मीनिंगफुल नेम्स लेने चाहिए, यूनिक नेम होने चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है, नेम शुड बी यूनिक। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए वेरिएबल नेम शुड बी
यूनिक। ठीक है। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर उस प्रोग्राम में एक ही नाम के दो वेरिएबल हो गए तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने कोई वेरिएबल पहले मीनिंगलेस वेरिएबल लिया, मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, जैसे हमने दे दिया A = 10। चलो ठीक है, फिलहाल ले लेते हैं। अब हमने इसको क्या कराया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो हमने प्रिंट ए कर दिया। अब अगेन हमने अगर कर दिया A = 90 और फिर से हमने दे दिया प्रिंट। ठीक है, और हमने दे दिया ए। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है कि हमने A = 90 दिया और फिर हमने क्या दे दिया, 10 दे दिया। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन वाला ए कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो प्रॉब्लम आ रही है। हमने A = 10 दिया, उसके बाद A = 90 दे दिया। तो यहाँ पे जनरली हो ये रहा है कि पहले ए की वैल्यू 10 है, उसके बाद ये वैल्यू बदल के क्या हो जा रही है, 90 हो जा रही है। लेकिन अब अगर हम कोई और प्रोग्राम इसी में और कुछ लिख रहे हैं कि हमने फिर से ले लिया, ठीक है, कि C = 90। ठीक है, और फिर से हमने C = 90 दे दिया। तो अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कौन चीज़ क्या है, A = 10 है, A = 90 है, C ये है। पहली चीज़ ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर ये C = 90 है तो ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। दूसरी चीज़, अब ये वेरिएबल का नाम हमें A B C ये समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज़ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल नेम ले सकते हैं। तो मीनिंगफुल नेम ले लिया हमने। सपोज अब मान लो इसे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, इन लाइंस को कमेंट करना चाहता हूँ, तो या तो एक तरीका है कि सबके आगे मैं हैश लगा दूँ, तो ये प्रोग्राम में रन नहीं होंगे, इनका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। तो हैश लगा दिया एक तो। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, कि हम एक साथ इन तीनों लाइनों को कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 2 3, 3 टाइम्स ये और 3 टाइम्स फिर ये। तो 3 टाइम हमने सिंगल कोट यहाँ दे दिए, 3 टाइम सिंगल कोट यहाँ दे दिए, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ कमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका था। मल्टी लाइन कमेंट का तरीका ये है कि एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट अगर देना है तो ये 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट में भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोट में भी ये ओके है, ये चलेगा, और डबल कोट में भी चलेगा। राइट। तो मीनिंगफुल वेरिएबल का नेम होना चाहिए, हम यहाँ पे बात करने रहे थे कि मीनिंगफुल नेम होना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो अगर हम एज ले रहे हैं 18, सैलरी 9,000 ले रहे हैं, दैट इज मीनिंगफुल, ये समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। फिर है हमारा जो वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होगा, ठीक, उस वेरिएबल के नेम को हमें क्या करना है, रूल्स होते हैं। जैसे तरीका क्या है कि कोई भी वेरिएबल का नाम जो है हम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने लिख दिया कि Age = 10, तो दैट इज ये करेक्ट है, वे है। लेकिन अगर हम 10 = एज लिखते हैं, 10 = एज, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट हो गया, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसलिए ये करेक्ट है। कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, इसलिए ये करेक्ट है। तो इसलिए ये वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि 10 = एज, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। कांस्टेंट हमारा राइट साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसलिए इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट रूल, वेरिएबल इज ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इन द राइट साइड। तो यहाँ ये करेक्ट इसलिए है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, कांस्टेंट राइट साइड में है। ठीक है। नंबर टू, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करें उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, नो स्पेस अलाउड, नो स्पेस अलाउड। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्पेस नहीं अलाउड होता है। जैसे हमने दे दिया कि सैलरी, सैलरी = 90,000, दैट इज ओके। लेकिन अगर कोई वेरिएबल को इस तरह लिख दे, SAL लिख दे और उसके बाद ARY लिख दे और =90,000, ठीक है, या कुछ भी समथिंग,
तो ये इनकरेक्ट हो गया है। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गया। कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो इट इज अ करेक्ट वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि वेरिएबल में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है। अभी इनको हम सब प्रोग्राम बना के टेस्ट करके भी देखेंगे कि हाँ ये ऐसे है। ठीक है, दूसरा चीज, वेरिएबल में हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, कोई और अदर स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अंडर स्कोर, अंडर स्कोर एंड नो अदर स्पेशल सिंबल इज अलाउड। स्पेशल सिंबल इज अलाउड। इसका मतलब क्या है? कि केवल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अंडर स्कोर यूज करेंगे। अंडर स्कोर का मतलब जैसे हमने ले लिया एज अंडर स्कोर और हमने दे दिया इक्वल टू 18, तो ये करेक्ट है, ये सही है। यहाँ पे हमने सही वाले को ग्रीन से कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है कि हमने जैसे दे दिया सैलरी और फिर अंडर स्कोर दे दिया, हमने कहा एम्प्लॉय की सैलरी, और एम्प्लॉय की सैलरी हमने को दे दिया 5000, तो ये भी करेक्ट है। अंडर स्कोर मिडिल में भी यूज हो सकता है, लास्ट में यूज हो सकता है, तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि हमने दे दिया सैलरी और हम कहीं बीच में डॉलर हैश या इस तरह से कोई चीज़ें लगा रहे हैं और इक्वल टू हमने दे दिया समथिंग, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। ओके, कोई भी वेरिएबल में, हमारे वेरिएबल में कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज हो सकता है, केवल अंडर स्कोर यूज हो सकता है। तो ऊपर जो ग्रीन में है देखो, यहाँ पे अंडर स्कोर यूज किया इसलिए ये करेक्ट है। लेकिन अगर कोई और स्पेशल सिंबल हम यहाँ ले रहे हैं, हैश ले रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, स्टार ले रहे हैं या एंड का साइन ले रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, वेरिएबल ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगा, कांस्टेंट राइट साइड में होगा। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल सिंबल का हमें यूज नहीं करना है जिसमें डॉलर है, साइन, वो हमारा इनकरेक्ट वेरिएबल होगा। दूसरा, अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके हो सकते हैं कि हो सकता है कोई कैमल केस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैमल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, स्नेक केस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमारे कौन कौन से केसेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कैमल नोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो कैमल नोटेशन क्या है कि अगर किसी वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर किया जाए कि उस, जैसे कैमल वर्ड आया है ऊंट से। ठीक है, तो ऊंट में क्या होता है, ऊंट में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, डाउन अप फिर डाउन, ऐसे होता है ऊंट का कुछ शेप, है ना। तो उसी के बेस पे ये कैमल केस आया। तो कैमल केस में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, सैलरी, SALARY सैलरी, और फिर हमने बता दिया ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये हमारा कैमल का केस हो गया कि हाँ किसी एम्प्लॉय की सैलरी ये हो गई। करेक्ट, तो ये कैमल केस हो गया। कैमल केस में जो भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल से होगा, उसके बाद के जो अदर लेटर जो स्टार्ट होंगे वो हमारे कैपिटल से स्टार्ट होंगे। कोई और दूसरा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा हमने दे दिया कि हमने दे दिया सिटी और उसके बाद हमने दे दिया टेम्परेचर। तो सिटी टेम्परेचर हमने टेम्प ले लिया, तो सिटी टेम्परेचर इक्वल टू 96 डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट, जैसे भी आप बोलो। ठीक है, तो ये सिटी टेम्परेचर हमने दे दिया यहाँ पे। तो ये हमारा कैमल केस हो गया। तो कैमल केस में क्या है, फर्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल में होगा, उसके बाद जो उससे एसोसिएटेड वर्ड होंगे उनका सारा वर्ड कैपिटल होगा।
तो ये कैमल नोटेशन हो गया। कैमल नोटेशन के बाद हमारे पास दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, पास्कल नोटेशन। अब बात करते हैं कि पास्कल नोटेशन क्या है। पास्कल नोटेशन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हर एक वर्ड कैपिटल होगा, जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, हर एक नहीं, जो फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल होगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ये होगा, दैट इज ओके। इसी तरीके से हमने दे दिया सिटी, तो सिटी का सी कैपिटल और टेम्परेचर का टी कैपिटल, ठीक है। तो हमने ये कुछ दे दिया इस तरीके से, सिटी टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर, तो ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हमने दे दिया 98 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हमने दे दिया। तो ये पास्कल नोटेशन है। पास्कल नोटेशन में क्या चीज़ है कि जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा और फिर अगला एसोसिएटेड जो भी हमारा लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जहाँ सी कैपिटल है, टेम्परेचर का टी कैपिटल है, ठीक, बॉडी का बी कैपिटल है, टेम्परेचर का टी कैपिटल है। तो ये पास्कल नोटेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि पास्कल नोटेशन हो गया, कैमल नोटेशन हमारा हो गया। अब स्नेक नोटेशन क्या होता है, तो स्नेक नोटेशन की बात कर लेते हैं फिर आगे कि स्नेक नोटेशन वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। तो स्नेक नोटेशन में क्या होगा, जैसे स्नेक क्या होता है, सांप, और सांप क्या होता है, उसकी जो कड़ी होती है, रीढ़ होती है, उसकी बॉडी का जो पार्ट है वो क्या होता है, जोड़ जोड़ के बना होता है, जोड़ जोड़ के। तो उसी तरीके से अगर हम लिखेंगे इस तरह से, सैलरी अंडर स्कोर एम्प्लाई, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा स्नेक केस हो गया कि हाँ ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी ये है, ठीक। अब हमने कर दिया कि सिटी, फिर हमने ले लिया बाराबंकी, फिर हमने कहा टेम्परेचर, कि बाराबंकी सिटी का टेम्परेचर के लिए हमने दे दिया कि हाँ भाई 24 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। तो ये हमारा स्नेक केस हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसको एक्शन में देखते हैं, इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, राइट वेरिएबल क्या है, रॉन्ग वेरिएबल क्या है। तीनों नोटेशन को ध्यान से समझते हैं, कैमल नोटेशन, पास्कल नोटेशन और स्नेक नोटेशन। तो हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपना VS कोड, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल नेम्स के, वेरिएबल नेम्स डॉट पाई, कि हम यहाँ पे सीखेंगे वेरिएबल का नाम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक, जैसे हमने दे दिया A = 10, पता नहीं चल रहा है ए क्या चीज़ है आखिर, ठीक है। या मान लो हम कोई एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम सबको पता होता है कि एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अब अगर हम इस तरह से लिख दें L = ठीक है 10 हमने दे दिया, B = 9 दे दिया, और फिर हमने कर दिया एरिया A = L × B, ठीक है, प्रोग्राम रन कर जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रोग्राम रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ठीक है भाई आप एरिया को प्रिंट करा लो, दैट इज ओके, ठीक है। रन हो गया प्रोग्राम हमारा, 90 आ भी गया। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि एल क्या है आखिर। तो अगर इसे हम थोड़ा और मीनिंगफुल बनाएं, अगर मैं इन तीनों लाइनों को कमेंट कर देता हूँ, तो मैंने बताया था कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने दे दिया 3 टाइम्स, और इसके लास्ट में हमने दे दिया, तो ये एक पार्ट हमारा कमेंट हो गया। अब मीनिंगफुल तरीका क्या हो सकता है, जो अच्छा तरीका है, लेंथ = हमने दे दिया 9, ठीक है, ब्रेथ जो चौड़ाई है हमने कुछ भी दे दिया कि लंबाई है, चौड़ाई है, और फिर हमने दे दिया एरिया = लेंथ
इनटू ब्रेथ, कि हाँ भाई लेंथ और ब्रेथ को गुणा कर दें। और फिर हमने क्या करा, उसको प्रिंट कर दिया कि प्रिंट एरिया, और एरिया को सिंपली प्रिंट करा दिया। तो ये देखो मीनिंगफुल, यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा समझ में आ रहे हैं, मीनिंगफुल हैं। और अगर हम इसको रन कराएंगे तो 900, अब ये 900 अभी नहीं पता चल रहा क्या है एक्चुअली, तो हम इसको और थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं कि ठीक है, इसको हम यहाँ पे अपना मैसेज का तरीका थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो हमने दे दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो ये हमने मैसेज सिंगल कोट में दे दिया। फिर अपना जो भी हमारा एरिया कैलकुलेट हुआ है, तो एरिया को दे दिया एरिया रेक्टेंगल 900। तो अब ये थोड़ा मीनिंगफुल लगता है हमें, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये फर्स्ट लर्निंग हो गई हमारी। सेकंड, कोई भी वेरिएबल का अगर हम नाम ले रहे हैं तो उसमें हमने क्या बताया कि वेरिएबल का नाम जो होगा उसमें हमें केवल अंडर स्कोर, हाँ ठीक है, नो स्पेस इज अलाउड। अब यहाँ पे बात करते हैं, नो स्पेस इज अलाउड, ठीक है, कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो अगर कोई हमने ले लिया कि सैलरी, ठीक है, दैट इज ओके, कि सैलरी ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि SAL स्पेस ARY, ठीक है, और इक्वल टू 19, किसी की सैलरी 19,000 है, तो देखो ये ऑटोमेटिक एरर बता रहा है। ये ऑटोमेटिक, ये स्क्विगलिंग लाइन जो आ रही हैं ऐसे ऐसे करके, इनको स्क्विगलिंग लाइन बोलते हैं। और ये स्क्विगलिंग लाइन यहाँ एरर को शो कर रही है। एरर को इसलिए शो कर रही हैं, ठीक है, चेंज स्पेलिंग, क्योंकि ये एरर है, यहाँ पे एरर है। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि ये स्पेस हमने देखा। अगर हम स्पेस हटा दें, बाकी कोई भी वेरिएबल का नाम रख दें, तो वो ऐसे चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट जो नेमिंग कन्वेंशन है कि स्पेस अलाउड नहीं है, अगर हम स्पेस ले रहे हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ये इनकरेक्ट तरीका है, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, और ये क्या था हमारा, इनकरेक्ट था, ठीक है। ये वेरिएबल लिखने का हमारा तरीका सही बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई स्पेशल सिंबल, ठीक है, केवल अंडर स्कोर अलाउ है। तो हम ये कमेंट में लिख दे रहे हैं, ओनली अंडर स्कोर कैन बी यूज्ड, ओनली अंडर स्कोर कैन बी यूज्ड एंड नो अदर सिंबल, और कोई अदर सिंबल हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो अदर सिंबल, अंडर स्कोर केवल यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा सैलरी, ठीक है, या हमने लिख दिया कि एम्प्लाई नेम, तो हमने दे दिया एम्प्लाई नेम, ठीक है, और उसमें हमने यहाँ पे क्या करा, अंडर स्कोर लगा दिया, तो दैट इज ओके। और एम्प्लाई का नाम हमने कुछ भी दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया जैक, ठीक। तो यहाँ पे अंडर स्कोर अलाउ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लिखते हैं एम्प्लाई, और फिर हमने सिटी लिखना है, तो हैश लगा दिया सिटी, और इक्वल टू हमने दे दिया कि 12 बंकी, तो देखो यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है, कोई अदर सिंबल अलाउड नहीं, ये स्क्विगलिंग लाइन आ गई, एरर है। तो दिस इज एरर, दिस इज इनकरेक्ट, कोई भी अदर सिंबल अलाउ नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट एट ऑल, ठीक है। तो हमें नहीं यूज करना है, हमें वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करना है। दूसरा, अब हमारे नेमिंग कन्वेंशन हो सकते हैं कि अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन की। तो नेमिंग कन्वेंशन में अगर हम बात करें, तो हमारा जो पहला नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है, पहला नेमिंग कन्वेंशन जो हमारा है वो पास्कल है, ठीक है, या कैमल केस कह लो, चलो कैमल केस। तो सबसे पहला कैमल केस में क्या होता है, अगर हम कोई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करते हैं जिसमें फर्स्ट जो है हमारा स्मॉल, जैसे हमने लिया इम्प्लाई सैलरी, ठीक, तो इम्प्लाई सैलरी हमने दे दिया समथिंग, तो ये क्या हो गया हमारा, जो है कैमल केस हो गया। कैमल केस में क्या होगा
कि फर्स्ट जो हमारा लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी उससे एसोसिएटेड जो अगला होगा वो ये है। इसी तरीके से हमने ले लिया एम्प्लाई सिटी, एम्प्लाई सिटी, और इस सिटी में हमने दे दिया समथिंग लखनऊ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ई स्मॉल में है और उससे एसोसिएटेड जो नेक्स्ट वर्ड है सिटी वो कैपिटल में है। तो ये कैमल केस हो गया, मैंने अभी जो बताया था। सेकंड जो हम तरीका यूज करते हैं वो क्या है, हमारा पास्कल नोटेशन, पास्कल केस। तो पास्कल नोटेशन या पास्कल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे ठीक है, हमने लिखा स्टेट कैपिटल, तो स्टेट कैपिटल हमारी क्या है, मान लो हमने दे दिया लखनऊ, तो स्टेट कैपिटल दैट इज ओके। स्टेट का एस कैपिटल लेटर में है, कैपिटल का सी कैपिटल है। ठीक है, या स्टेट नेम कह लो, थोड़ा सा ऐसे समझ में आ जाएगा, राइट। स्टेट नेम, इसी तरीके से हमने दे दिया सिटी का सी कैपिटल में दे दिया, सिटी नेम, तो हमने सिटी का नाम दे दिया कि हाँ ठीक है, एल के वो दे दिया या कुछ भी है। सिटी का नाम कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, हैदराबाद हो गया। तो ये पास्कल नोटेशन हो गया हमारा। पास्कल नोटेशन में बेसिकली हमने क्या सीखा कि हर एक, जैसे स्टेट का एस कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, तो जो भी एसोसिएटेड वर्ड्स होंगे, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो कैपिटल में होंगे। थर्ड हमारा जो था वो था स्नेक केस, जो पाइथन में लोग यूज करते हैं। तो स्नेक केस में जैसे हमने कहा इम्प्लाई सैलरी, ठीक है, एचआर, तो हमने कोई एचआर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय सैलरी है, उसकी सैलरी हमने खुद दे दिया इसी तरीके से। ठीक है, या हमने दे दिया कि एम्प्लॉय एज, ठीक है, आईटी या एचआर, तो एचआर डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय है, उसकी हमने एज दे दी कि हाँ ठीक है, उस एम्प्लॉय की एज 21 है, ऐसे। तो ये स्नेक केस हो सकता है। स्नेक केस में क्या होगा कि हर एक जो एसोसिएटेड वर्ड होगा वो अंडर स्कोर से जुड़ा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेरिएबल हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कांस्टेंट राइट साइड में। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, हमने ले लिया टेम्परेचर इक्वल टू 90, दैट इज ओके। लेकिन अगर हम लिख देंगे 90 इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है, या 90 इक्वल टू सैलरी, तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ स्क्विगलिंग लाइन आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। वेरिएबल सैलरी जो का वेरिएबल है या कोई भी वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स वैल्यू होगी वो राइट में होनी चाहिए, दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट। ठीक, ये चीज़ हमने सीखा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे और उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, कौन कौन से केस होते हैं। थैंक यू।